Hello students, welcome to today's session. My name is Nishani Sahu and I'm gonna teach you today regarding crime scene management and reconstruction. Now table of contents shows that what are we gonna study in this PPT. One is element of crime scene management, like what do we study in that, what are the elements, what are the information management, then technology management, manpower, logistics, then crime scene reconstruction, nature, basic principles, stages, types, pattern evidence, and then writing a reconstruction report based on IPC, CRPC, and IEA. Let's start with element of crime scene management. Now, when we talk about crime scene management, it constitutes to the foundational framework of any structural forensic investigation. It dictates the process of controlling, preserving, identifying, documenting, collecting, and tracking the physical evidence from a designated site of criminal activity. ओके, क्राइम सीन मैनेजमेंट का सीधा मतलब ये है कि जब हम एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, इसमें 3-4 प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड होते हैं। पहले आप किस तरह से क्राइम सीन को कंट्रोल कर रहे हो, आप किस तरह से उसको प्रिजर्व कर रहे हो ताकि कंटामिनेशन एंड टैम्परिंग ना हो सके, बैरियर डालना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट करना एंड ऑथराइज पर्सनल को चेन ऑफ कस्टडी मैनेज करना, जहाँ पे ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है पर्टिकुलर चीजें। देन ट्रैक कलेक्ट करना एंड ट्रैक करना उस फिजिकल एविडेंस को, कौन सा किसके पास है। एंड देन मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कि आप उस क्राइम सीन की एक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखेंगे, लाइक कोई टैम्परिंग या कोई आके छेड़छाड़ ना कर सके। दैट इज क्राइम सीन मैनेजमेंट। ओके, जो भी आपने रिकवर किए हैं आइटम्स वगैरह वो एडमिसिबल हो कोर्ट ऑफ लॉ में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये भी एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है क्राइम सीन मैनेजमेंट, सेकंड है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एड्रेसेस द क्रोनोलॉजिकल कलेक्शन, लॉगिंग, routing, safety, and operational accessibility of qualitative and quantitative data that is generated or got from the crime scene. Information is highly transient and susceptible to human error, distortion, and or unauthorized leakages, necessitating structured records and management systems. Okay. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मीन्स आपको विटनेस से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आपको क्राइम सीन से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आपको ऑथराइज पर्सनल से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वो इंफॉर्मेशन एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में प्रिजर्व रहनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन जो है आपको, वो इंफॉर्मेशन आपके एविडेंस से मैच करना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आपकी चेन ऑफ कस्टडी को सपोर्ट करनी चाहिए, तभी जाके वो एडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड जो इंफॉर्मेशन है वो काफी बार ह्यूमन एरर या फिर टैम्परिंग की वजह से बदल सकती है। दैट्स वाई चेन ऑफ कस्टडी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो उसका नोट डाउन करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप ह्यूमन परसेप्ट, अपना ह्यूमन बायसनेस नहीं ला सकते। दैट्स वाई वॉट एवर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू गेट, इट्स नीडेड टू बी नोटेड डाउन. Now for initial first responder documentation. Recording of primary sensory data immediately upon arrival. Whenever you arrive, record whatever you can see, whatever you can see, whatever you can note, whatever you can, smell, realize, whatever you say. जो दिख रहा है वो नोट करना है. This encompasses precise timestamps, localized atmospheric weather conditions, residual odors. This is very simple. See, आप जो भी नोट कर रहे हो उसका एक टाइम स्टैम्प बना के चलो। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, आप जिस समय अराइव किए तो उस टाइम पे वेदर कंडीशन बहुत ही स्टॉर्म सा या रेनी सा हो रखा, तो दैट मीन्स बाद में हो सकता है वो क्राइम सीन टेम्पर हो जाए बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन या बदल जाए। आपको क्या कौन से ओडर आए थे, इफ यू आर स्मेलिंग एनी काइंड ऑफ ओडर, दैट मीन्स वहां पे हो सकता है केरोसिन या फिर फाउल बॉडी स्मेल हो या कुछ हो, जिससे आपको पता चलेगा। लाइक आप नोट ये करोगे कि व्हेन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर अराइव, अ फाउल ओडर वाज कमिंग, दैट मीन्स एक टाइम पहले डेथ हुई थी, तभी तो अभी डिकम्पोज होकर स्मेल आ रही है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो एक सिग्नल देती है, एक आपको नोट मेकिंग से आपको प्रोवाइड करता है कि क्या बैकग्राउंड डेटा हो सकता है। द चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अनब्रोकन, रिटन एंड लीगली बाइंडिंग लॉग ट्रेसिंग every individual who has located, handled, marked, sealed, transferred. चेन ऑफ कस्टडी का सिंपल मतलब है आपने कुछ भी किया, आपने एविडेंस खोला है, उठाया है, पकड़ा है, टच किया है, फेंका है, जो भी किया है वो सब नोट होगा। किसने किया है, कैसे किया है, सब नोट होगा।
So it's an undocumented custody. If any ambiguous gap or undocumented custody handoff invalidates the special. Okay, अगर कुछ चीज नोट नहीं हुई है पर आपने किया है तो वो एडमिसिबल नहीं है. ओके, वो एविडेंस ही अब एडमिसिबल नहीं है. Case file centralization. The digital and physical compilation of all the structural investigative materials. This includes original rough sketches, formal baseline calculations, digital media storage indexes, then medical examiner receipts and field notification log. ओके, केस फाइल मतलब आपको डिजिटली भी सब कुछ जो नोट करके चेन ऑफ कस्टडी वो मेंटेन रखनी है, एंड आपको फिजिकल कंपाइलेशन भी करके रखनी है. जो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने रफ स्केचेस बनाए हैं, आपने नहीं बनाए, जो फोटोग्राफी है, जो कैलकुलेशंस है, जो रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स है, एवरीथिंग. इनफैक्ट जो लोग क्राइम सीन विजिट किए, इवन उनका लॉग. इंफॉर्मेशन routing and control, establishing secure channels to distribute evidentiary details to designated laboratory departments and legal counsels. Okay, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टीम है उनके पास एक्सेस है इस इंफॉर्मेशन का जो आप जिस पे आप काम कर रहे हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उस लेबोरेटरी में आप भेज रहे हो सिर्फ उन्हीं को पता होना चाहिए और उनसे ही सिर्फ आपको पता होना चाहिए. दे शुड नॉट बी एनी थर्ड पार्टी नोइंग कि ये रिपोर्ट निकली है, वो रिपोर्ट निकली है, एटसेट्रा. टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. Now third element है technology manage करना. Technology management governs the strategic employment, calibration and integration of scientific hardware and software resources at the crime scene to enhance documentation accuracy and ensure non-destructive analysis. टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैलिब्रेशन करके रखो कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इट शुड बी वेरी मच प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड प्रिसाइज रिजल्ट्स मिल सके, ताकि कोई भी सैंपल जो है डिस्ट्रक्ट ना हो जाए. Spatial documentation system. The deployment of modern terrestrial light detection and ranging LIDAR 3D laser scanners alongside precise aerial drone photogrammetry to build highly accurate digital twins of the entire physical layout. Okay, जो LIDAR जो होता है वो बेसिकली क्राइम सीन को स्कैन करता है एंड उसका एक एक ब्लूप्रिंट दिखाता है हमें कि किस तरह से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस क्राइम सीन को. तो वो सारे जो है वो हाईली एक्यूरेट होने चाहिए, वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए, वरना देयर विल बी अ लिटिल इशू इन मिलीमीटर्स, तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. Alternative light sources. The execution of specialized electromagnetic radiation filters ranging from ultraviolet at 365 nanometer to visible blue-green wavelengths up to 530 nanometer, coupled with orange, yellow or barrier filters. Okay, so alternate light sources में भी आपके पास electromagnetic radiation filters अच्छे से होने चाहिए, जो particular wavelength है उसमें available होने चाहिए. Then there is field-based analytical device. Field-based analytical device means, integrating mobile extraction software uh, and specialized chemical illumination reagents जैसे luminol, fluorescein use करते हैं हम ताकि हम blood tracing कर सकें. And handheld Raman or FTI spectrophotometers for non-destructive identifying verification of unknown hazardous solids or liquids. बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप यूज कर रहे हो, आप मोबाइल फॉरेंसिक्स में यूज कर रहे हो, आप लेबोरेटरी में यूज कर रहे हो, इट शुड बी अप टू डेट. अब मैन पावर मैनेजमेंट, दैट मीन्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. मैन पावर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल to clear hierarchies to optimize specialized operations and avoid accidental cross contamination. मैन पावर में भी अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ हैं, आप कलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो डजंट मीन कि आप ब्लड कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपने ऑलरेडी यूरिन सैंपल वेस्ट कर दिया या यूरिन सैंपल पे स्टेप कर दिया. दैट शुड नॉट बी डन. यू शुड नो विच एरिया, कैसे एरिया में जाके कैसे कलेक्शन करना है. जो द सीन कमांडर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, अगर उसकी बात करें, द सेंट्रल लीगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग पैरामीटर्स, approving access authorizations via a controlled entry log,
assigning specific field task and interfacing directly with legal bodies. तो जो सीन कमांडर होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पैरामीटर्स कहाँ से कितने पैरामीटर पे लगाना है वो आपको बताएगा. ही इज द वन हु विल एक्सेस द ऑथराइजेशंस कि आप एंटर कर सकते हो क्राइम सीन में या आप कर सकते हो. वो देखेगा कि डिटेल्ड एंट्री लॉग क्या है, वो सबको एक एक काम असाइन करेगा दैट यू कैन कलेक्ट एविडेंस, यू कैन डू द फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग, एंड देन ही विल बी द वन टू रिपोर्ट बैक टू द अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी. Then there is specialized forensics processing subunits, जैसे कि evidence recorder, logistics officer, tasked exclusively with logging, numbering and safely securing the packages. तो जो एविडेंस रिकॉर्डर वाली टीम होती है लॉजिस्टिक ऑफिसर, उनका काम होता है कि आप लॉग बुक चेक करो, कौन एंटर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने कितना विटनेसिंग, कौन विटनेस है, कौन सस्पेक्ट है, कौन कितने एविडेंस मिले हैं, कितने एविडेंस लेबल होके पैकेज हुए हैं, कितने एविडेंस नंबरिंग हुए हैं, एक्सेट्रा. देन देर इज फोरेंसिक फोटोग्राफर एंड स्केच आर्टिस्ट. ठीक है, फोरेंसिक फोटोग्राफर एंड स्केच आर्टिस्ट, इनका काम होता है कि ट्रू कंडीशंस में जो भी एग्जैक्टली जैसा कंडीशन में क्राइम सीन है उसको स्केच करना एंड उसकी फोरेंसिक फोटोग्राफी करना. देन देर इज ट्रेस बायोमेट्रिक एनालिस्ट. ट्रेस बायोमेट्रिक एनालिस्ट का टास्क है कि वो डेलिकेट लेटेंट प्रिंट्स जो है, डीएनए स्वैब्स जो है, जो भी है बैलिस्टिक एलिमेंट्स एंड ऑल, उसको ट्रेस करना, कलेक्ट करना एंड देन प्रोवाइड करना टू द logistic officer. Contamination control protocols. Restricting individual vectors of the movement by creating explicit common approach paths. Okay. So जब आप एक क्राइम सीन देखते हो तो अगर आपने सर्च मेथड डाला है या फिर एक लाइन ऑफ अप्रोच डाला है, तो यू कैन मेंशन इट कि हम यहाँ से ही एंटर करेंगे और यहीं से आएंगे, सो दैट जो आपकी टीम है वो इधर उधर कहीं से भी चल के फुटप्रिंट्स वगैरह ना डाल सके, फॉरेन मटेरियल्स वगैरह ना उधर डाले. Last of logistic management. Logistic management orchestrates the procurement, maintenance, structural safety, and transport networks required to sustain continuous uninterrupted field operation. Basically, logistic का मेन काम यही है कि वो पैकेजेस अच्छे से प्रोक्योर करेंगे, वो मेंटेन करेंगे और वो क्राइम सीन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को भी मैनेज करेंगे. Consumable material supply chain, providing uninterrupted field access to high-grade personal protective equipment. Okay, clean collect. ठीक है, जो भी ऑफिसर्स जो भी ऑफिसर्स उस क्राइम सीन के अंदर एंटर कर रहे हैं फॉर कलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स और कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, तो उनका जो उनको कौन प्रोवाइड करता है, पीपीई किट, उनको क्लीन कलेक्शन टूल्स प्रोवाइड करना, स्वैप्स प्रोवाइड करना, ये सब लॉजिस्टिक टीम हैंडल करती है. फिजिकल सीन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, coordinating physical perimeter barriers, high output scene lighting arrays for night processing, auxiliary generators and it's okay. So एक टीम तो चलो ये होगी, वो क्लीन टूल्स रेगुलेशंस ये सब प्रोवाइड कर रही है. दूसरी टीम होगी जो प्रॉपर बैरियर लगाना पेरीमीटर में, और अगर नाइट टाइम है जहाँ पे आपको आप एविडेंस हो तब के तब कलेक्ट करोगे, आप दिन का वेट नहीं करोगे, तो वो लाइटिंग्स देना, देन जनरेटर लगाना एंड एवरीथिंग, ये भी एक लॉजिस्टिक टीम का काम है. देन देर इज कोल्ड चेन एंड स्पेशलाइज्ड एविडेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें डिप्लॉइंग प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल प्रिजर्वेशन हार्डवेयर टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल डीनेचुरेशन. ठीक है, अब ये लोग वो टूल्स भी हैंडल करते हैं, टूल्स या टेम्परेचर कंट्रोल्ड आइस बॉक्सेस होते हैं या दूसरे बॉक्सेस होते हैं, ये सभी कंट्रोल करते हैं ताकि जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस है वो डीनेचुरेशन नहीं हो जाए और डिग्रेड ना हो जाए, या कोई भी ऐसे आर्सन केमिकल वगैरह कुछ भी है तो वो वॉलेटाइल है, अब वो एक्सेलरेंट जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए. अब एक क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स. Nature and scope of reconstruction. What is this and why we do it? Okay, crime scene reconstruction is the scientific application of empirical observations. Okay, physical evidence profiling, logical induction, deductive reasoning, and controlled experimentation to establish a reliable step-by-step chronological record of events that occurred before, during, and after the crime. Is crime scene reconstruction mein what we do is we rely on our observation. If I am the responding officer, whatever I have observed when I entered the crime scene, I will note it down, I will check the physical evidence and will do the profiling, will see
हु एंड लाइन ऑफ अप्रोच, पॉइंट ऑफ एग्जिट एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड जो भी हमारी हाइपोथेसिस होगी, जो भी हमारा assumption होगा कि yes this could be a suicide or this could be a homicide or everything, then हम ये सारे चीजें दिमाग में रख के उस क्राइम सीन को वैसे का वैसा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विद डमी मॉडल्स एंड एवरीथिंग, ताकि हमें पता चल सके कि व्हाट कुड हैव हैपेंड एंड लाइक एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स पता चल जाता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड कि पहले ये हुआ होगा, पहले वो होगा, ऐसे। ओके, तो हमें इससे ये पता चल सकता है कि सीन का बैकग्राउंड क्या हो सकता है, दैट मीन्स क्राइम सीन से पहले क्या हो सकता था, क्राइम सीन के दौरान क्या हो रहा था, एंड क्राइम सीन के बाद क्या हो रहा था। It is inherently retrospective and analytical. Rather than striving to validate a singular investigative theory, it functions as an objective check that tests hypotheses against physical evidence. Nothing much. Whatever hypothesis you have, you will reconstruct the crime scene, you will check your hypothesis with the evidence found. If they are matching, that means your hypothesis is getting correct or at least reaching to some point. Now, fundamental principles of physical evidence. The progression from scene observation. The progression from scene observation to formal courtroom presentation relies on four core stages of physical evidence analysis. The four pillars of evidence processing. First is recognition, identification, individualization, and reconstruction. Recognition means the cognitive capacity of an experienced investigator to distinguish items of forensic value from the surrounding background clutter based on Locard's exchange principle. पहले आपको एविडेंस रिकॉग्नाइज करना है कि आपने आप यहाँ पे अगर ब्लड स्टेन है तो ऑब्वियसली इट फॉलोज लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, किसी का तो ब्लड स्टेन है, या तो सस्पेक्ट का या तो विक्टिम का। अगर यहाँ पे किसी का अगर कोई नाइफ गिरा है तो नाइफ किसी ने तो गिराया है। ओके, सो इस तरह से हम उसको एविडेंस की तरह मान सकते हैं, नाइफ एंड ब्लड को एविडेंस की तरह मान सकते हैं, एंड वी कैन फिगर आउट कि वो सस्पेक्ट ने गिराया है या सस्पेक्ट का है या विक्टिम का है या थर्ड पार्टी कोई प्रेजेंट था। देन आइडेंटिफिकेशन, द सिस्टमैटिक फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस टू कंफर्म इट्स प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाइंग अ ब्राउन डिपॉजिट एज ह्यूमन ब्लड और अ क्रिस्टल पाउडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा धूल मिट्टी जैसी कोई चीज मिली है, नाउ यू डोंट नो, इट कुड बी अ ड्राइड ब्लड, इट कुड बी सॉइल, इट कुड बी ड्रग और एनीथिंग, ठीक है। तो आप उसको कंसीडर तो करोगे एज एविडेंस, आप उसे कलेक्ट तो करोगे, आप उसे भेजोगे तो सही किसी डिवीजन में, टॉक्सिकोलॉजी या बायोलॉजी डिवीजन में, तो एनालाइज की एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कि है क्या। इंडिविजुअलाइजेशन, demonstrating that a piece of evidence originates from the single unique source. All any piece of evidence originates from a single unique source to the exclusion of all other matching items, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो आपको लेजेंड फिंगरप्रिंट पैटर्न मिला है, तो आप उसको एनालाइज वगैरह करने के बाद एक इंडिविजुअल से तो उसको रिलेट करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने बोल दिया कि चलो एक फिंगरप्रिंट पैटर्न मिला है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, उस इतने सारे इन्वॉल्व में से भी एक को तो ऐसा ढूंढोगे जिसका एक्चुअल वो पैटर्न होगा। देन है रिकंस्ट्रक्शन, द contextual mapping of identified and individualized evidence within a defined space. ओके, तो अब मतलब जो आपने क्राइम सीन ऑब्जर्व किया था एंड आपको जो एविडेंसेस मिले हैं, आप उसको एक बार डाल के देखो कि एक्चुअली में हो, मतलब एक बार आप उसे रिकंस्ट्रक्ट करके देखो कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मेथोडोलॉजिकल स्टेजेस इन रिकंस्ट्रक्शन, हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला है डेटा कलेक्शन, द मेटिकुलस रिव्यू ऑफ ऑल फिजिकल एविडेंस रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड फोटोग्राफिक सीक्वेंसेस, बेसलाइन डायग्राम्स, लेबोरेटरी वेरिफिकेशन। तो पहले हम सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, फिजिकल एविडेंस के रिकॉर्ड से लेके मेडिकल रिकॉर्ड्स तक, जो भी एनालिसिस हो चुके हैं वो, मतलब हमें मिलने से वो क्या है और कहाँ कितना है वहां तक के रिकॉर्ड को हम नोट करते हैं, फोटोग्राफी, वेरिफिकेशन, वीडियोग्राफी, सब कुछ। फिर है कंजक्चर, मतलब एक इनिशियल एक्सप्लेनेशंस बनाना या हाइपोथेसिस बनाना कि एक ऐसा पोटेंशियल इवेंट हो सकता है या फिर इस तरह से लेआउट हुआ होगा। फिर है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, मतलब एक अब उस उतने सारों में से एक हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब आपके पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, आप उस एक्सप्लेनेशन को जोड़ जोड़ के एक हाइपोथेसिस बनाओ, एक स्टोरी बनाओ।
constructing specific testable explanations by analyzing physical evidence relationships. For example, if you are evaluating blood droplets on a ceiling to hypothesize a specific weapon trajectory, मतलब अगर आपको ब्लड ड्रॉपलेट्स मिले हैं सीलिंग पे, तब एक ऐसी स्टोरी बनाओ ना कि हो सकता है किसी ने गन शॉट मारा हो जिसकी वजह से वो ऐसे सीलिंग पे ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं. फोर्थ है टेस्टिंग एंड एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटेशन. परफॉर्मिंग कंट्रोल्ड, ओके, अब आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, अब आप टेस्ट करो. अब वैसे गन शॉट या फायरिंग या कुछ करके देखो कि क्या एक्चुअली वैसे ड्रॉपलेट्स पड़ रहे हैं सीलिंग पे कि नहीं. तो आपको प्रोजेक्टाइल पता चलेगा, आपको डिस्टेंस पता चलेगा, या और वो आपका हाइपोथेसिस सही है कि नहीं है वो भी पता चलेगा. देन अ थ्योरी फॉर्मुलेशन, इंटीग्रेटिंग ऑल वेरीफाइड नॉन कंट्राडिक्टेड थ्योरी. ओके, अब आप थ्योरी या फाइनल बनाओगे. आपने कितने सारे हाइपोथेसिस चेक कर लिए, ठीक है. अब आपने इतने सारे हाइपोथेसिस जब चेक कर लिए तो आप चेक करोगे कि उसमें से फाइनली कौन सी सही है और उसका थ्योरी क्या बन रहा है. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है, मोटर व्हीकल कोलिजन्स जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनको चेक करते हैं. हम देखते हैं कि कितना कोलैप्स हुआ है, कितना ट्रांसपोर्ट फेलियर हुआ है, क्या स्पीड हो सकती थी, क्या इम्पैक्ट एंगल हो सकता था, मैकेनिकल इश्यूज अगर कार में है कोई तो वो देखते हैं. अब स्पेसिफिक क्राइम रिकंस्ट्रक्शन. स्पेसिफिक क्राइम रिकंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो फोकस ऑन वायलेंट इनकाउंटर्स लाइक होमिसाइड, सेक्सुअल असॉल्ट, रेसिडेंशियल ब्रेक-इन्स वगैरह, ये सब रॉबरी वगैरह चेक करते हैं. शूटिंग इंसिडेंट में भी सी बुलेट होल्स, रिकोशे मार्क, रिकोशे में मतलब स्लाइड करके चला गया बुलेट, अपनी ट्रेजेक्टरी से डाइवर्ज हो गया. एंड देन केस लोकेशन, शूटर की पोजीशन किधर थी. फिर फायर एंड आर्सन रिकंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि फायर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वहां से क्यों ओरिजिनेट हुआ था, कैसे कैसे बर्न पैटर्न है, कैसे एक्सेलरेंस है, एटसेट्रा. पैटर्न एविडेंस इन रिकंस्ट्रक्शन. हम रिकंस्ट्रक्शन में ब्लड पैटर्न हो, फायर पैटर्न हो, ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न हो, बुलेट पैटर्न, हम ये सब नोटिस करते थे कि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट अच्छे से कर सकें. तो पहले है ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस, बीपीए जिसे बोलते हैं. ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस applies fluid dynamics, physics and mathematical models to blood droplets. ठीक है, कैसा लगा ये सब सुन के, ठीक है. आप फिजिक्स, डायनामिक्स, सब मैथमेटिक्स सब पढ़ रहे हो बायोलॉजी के लिए, ठीक है. आप ब्लड ड्रॉपलेट को चेक करने के लिए पढ़ रहे हो कि ब्लड ड्रॉपलेट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या कहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है. ट्रेस क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे, ये किसके, कहाँ, किस तरह से गिरा, सीलिंग पे क्यों लगा है या दीवार पे क्यों लगा है, इस तरह. तो आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हो कि ऐसा ऐसे किस वेपन से मारा कि इतनी सारी ब्लीडिंग हुई है, या ऐसे कौन से वेपन से मारा कि सिर्फ इतनी ही ब्लीडिंग हुई है. ओके. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन. पहला है पैसिव स्टेन्स. पैसिव स्टेन्स का मतलब होता है जो प्राइमरली फॉर्म्ड होती है बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन अ लिक्विड ब्लड सोर्स. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पैसिव ड्रॉप्स, पूल्स, फ्लोज, ड्रिप पैटर्न. मतलब अगर आप किसी की डेथ वगैरह हुई है पर ग्रेविटी की वजह से वो फ्लोर पे गिरा है, ठीक है. मान लो किसी ने गन शॉट वगैरह मारा एंड देन वो जो आपकी बॉडी से ऐसे गिर गिर के फ्लोर पे है, तो इसका मतलब ग्रेविटी काम की है ना, तो वो है पैसिव स्टेन्स. देन देर इज ट्रांसफर एंड कॉन्टैक्ट स्टेन्स, created when a wet blood bearing surface makes physical contact with secondary surface. अब मान लो आपके हाथ पे ब्लड है एंड आप सहारा लेने के लिए आप दीवार को छू रहे हो, ठीक है, वॉल्स को छू रहे हो, तो वॉल्स पे जो पैटर्न बनेगा दैट इज कॉन्टैक्ट स्टेन. A wipe occurs when a clean object moves through an existing wet stain. A wipe occur मतलब अब मान लो अगर कोई अम, आपके हाथ में कोई भी क्लीन सब्जेक्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल पूल ऑफ ब्लड गिरा है फ्लोर पे, ठीक है, पूल ऑफ ब्लड गिरा है फ्लोर पे एंड यू आर ट्राइंग टू क्लीन इट और समथिंग, तो आप उसे साफ जब करोगे तो एक वाइपिंग पैटर्न बनता है. A swipe involves a bloody object moving across a clean surface. ठीक है, वाइप मतलब पूल ऑफ ब्लड है एंड आप उसको साफ करने की कोशिश करो तो एक वाइप बनता है. एंड स्वाइप का मतलब है वॉल है एकदम क्लीन है पर आपके हाथ पे ब्लड लगा एंड आप ऐसे जा रहे हो, तो वो बनेगा स्वाइप. देन देर इज प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट स्पैटर. It occurs when an external energy source, ठीक है, it occurs when an external energy source overcomes the surface tension of liquid blood, breaking it into smaller droplets that travel through the air. Projected impact spatter का मतलब है
कि एक एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, इट ये तब आता है जब एक एक्सटर्नल एनर्जी जो है सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो आ जाता है आपके सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ब्लड के। तो वो क्या करता है कि सिंपल से मतलब बताऊं आपको, तो लेट मी मेक द डायग्राम फॉर यू। यहाँ पे बना देती हूँ, जगह तो ज्यादा है नहीं। ओके, तो अगर आपका ये पूल ऑफ ब्लड है, ठीक है, पर ये एकदम ऐसे गिर रहा है और फ्लोर पे एकदम से टकराया, तो ये यहाँ 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 ऐसे ऐसे स्पैटर हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाता है। तो वही ये बता रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट स्पैटर, कि अगर आपका जो सोर्स है लिक्विड ब्लड का, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में ऐसे डिवाइड हो जाता है जब वो फ्लोर पे या किसी पे इम्पैक्ट करता है। और दूसरा ये है कि मानो देर इज अ पर्सन, ठीक है, देर इज अ पर्सन, मैंने उसको गोली मार दी, तो उसका जो ब्लड है अगेन एयर में भी जब ट्रैवल करेगा तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में ट्रैवल करेगा, क्योंकि एक फोर्स से लिक्विड ब्लड पे हिट किया है, कहीं से भी फ्लोर पे भी आया तो भी हिट किया, बुलेट भी जाके हिट किया है, तो वो दोनों तरह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाएगा। अब इसका पार्ट है लो वेलोसिटी स्पैटर। इसका मतलब है कि impact forces under gravity or slow movement. Droplets are typically larger than 4 mm. मतलब बहुत मे बी बहुत पास से मारा है तो इतना ज्यादा ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, इतने छोटे ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे। मीडियम वेलोसिटी स्पैटर में होता है कि कोई ब्लंट या शार्प फोर्स ट्रॉमा है, ठीक है, ब्लंट या शार्प फोर्स ट्रॉमा है, तो ड्रॉपलेट्स जो है थोड़े 1 mm से 4 mm में होंगे। और हाई वेलोसिटी में एकदम मिस्ट बन जाता है, आप एक्सप्लोजन समझ लो, ठीक है, आप ब्लड सॉरी ऐसा बॉम्ब एक्सप्लोजन समझ लो, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि ब्लड एकदम मिस्ट की तरह, जैसे पिंक मिस्ट कहते हैं। ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, हमें एंगल ऑफ इम्पैक्ट भी तो पता लगाना है। अगर मान लो आपकी बॉडी यहाँ है बट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता आपके ब्लड जो हैं वो यहाँ 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 ऐसे गिरे, तो कहीं ना कहीं से तो हमें पता चलेगा ना कि एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्या था और ब्लड स्टेन कहाँ से गिर सकते हैं, है ना। तो वो हम पता लगाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो ये जो साइन थीटा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इम्पैक्ट। और ये जो डब्ल्यू एल है, डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड एल जो है लेंथ ऑफ ब्लड। ऑलराइट, सो रीड करते हैं एक बार। अ ब्लड ड्रॉपलेट फॉलिंग परफेक्टली वर्टिकली फॉर्म्स अ सर्कुलर स्टेन, ठीक है, अगर एक ब्लड ड्रॉपलेट सीधा ऊपर से 90 डिग्री में गिर रहा है, सॉरी सीधा ऊपर से स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, तो वो एकदम राउंड ड्रॉप बनाता है, एंड ओके एकदम राउंड ड्रॉप। as the angle as the angle of impact decreases the stain elongates, ठीक है, अगर वो अगर वो दूसरे एंगल से एंगल अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इम्पैक्ट डिक्रीज हो रहा है दूसरे 180 नहीं, थोड़ा 70 डिग्री या किसी एंगल से अगर गिर रहा है, दैट मीन्स वो जो स्टेन है वो इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा एक टेल जैसा दिखने लगता है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, वैसा दिखने लगता है। By measuring the width and length of the main body of the ellipse excluding the tail, मतलब ब्लड का अगर आप width and length चेक करके उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ इम्पैक्ट आ जाएगा। ऑलराइट, एंड साइन इनवर्स भी आएगा। ओके, सो साइन थीटा इज मतलब एंगल ऑफ इम्पैक्ट इज width of the blood upon length of the blood, ब्रैकेट में साइन इनवर्स। If a drop falls straight down, the stain is almost round, so the angle is near 90 degree. If it hits a slant, the stain becomes over elliptical when the angle gets smaller. The narrower the stain compared to its length, the smaller the angle. जितना ज़्यादा stain narrow होगा उतना ही कम उसका angle होगा। Now area of convergence and origin determination. Area of convergence means it's a 2D figure. इतना मैं बता देती हूँ, area of convergence 2D होता है, ओके, एंड जो area of origin होता है वो 3D होता है।
मैं बना ही नहीं पा रही। ठीक है, एरिया ऑफ ओरिजिन 3D होता है, दैट मीन्स प्रॉपर एरिया ऑफ ओरिजिन हम ढूंढते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे देखो ये वाला, जब हम एरिया ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे तो ये हमारे ब्लड ड्रॉप्स थे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखो ब्लड ड्रॉप्स है, तो हमने उसको 2D फिगर में ही देखा कि फ्लोर में कहाँ से, उस फ्लोर में जहाँ पे ब्लड ड्रॉप्स है उधर से ही कहाँ से ये आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से ये जो ब्लड ड्रॉप्स थे उसमें से लाइंस जोड़ी एंड वी सॉ कि किस पॉइंट पे जाके रुक रहा है, वो एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है। लेकिन जब हम उसे 3D फिगर में देखते हैं कि फ्लोर से ही तो फ्लोर पे नहीं गिरेगा, तो दैट मीन्स ये जो एरिया यहाँ पे एक पर्सन बैठा होगा इतना लंबा सा, है ना, यहाँ पे उसका हेड होगा या यहाँ पे उसका हार्ट होगा या जो भी है, तो शायद यहाँ से गिरा है। सो वी यू नो चेक द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कि एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से है। Area of convergence determined by drawing straight lines along the long axis of several impact spatter droplets on a two-dimensional plane. The intersection point of these vectors are on the 2D location of the bleeding event is called area of convergence. Area of origin is found by projecting the calculated impact angles थ्री डायमेंशनली अपवर्ड फ्रॉम द 2D एरिया ऑफ कन्वर्जन। वो एरिया ऑफ कन्वर्जन से ऊपर वाले एंगल पे हम जाके जब उसको तीनों को जोड़ते हैं तब वो एरिया ऑफ ओरिजिन बनता है। नाउ है ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न्स। ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न्स कब होते हैं, जब बुलेट उस ग्लास को हिट करता है या एनी शार्प ऑब्जेक्ट, नेल्स हो गया, हैमर हो गया, एनीथिंग एनीथिंग शार्प और ब्लंट जब हिट करता है फोर्सफुली ग्लास को, तब ग्लास फ्रैक्चर्स बनते हैं। Analyzing glass fractures helps investigators determine the direction of force and the sequence of multiple impacts on a window or pane. Okay? तो हम जब ये ग्लास फ्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बुलेट कहाँ से आई है, बुलेट का एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट क्या है। तो अभी कुछ टाइप के ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न्स है, वो देख लो। रेडियल फ्रैक्चर्स, इनिशियल फ्रैक्चर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जहां पे भी बुलेट या ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है, फोर्स के साथ, वहां से ऐसे आउटवर्ड जाता है। ठीक है, जैसे कि ओके, ये मान लो हमारा ग्लास पेन है एंड यहाँ पे जाके बुलेट लगा है, तो इससे जो ऐसे आउटवर्ड जा रहा होगा दैट इज कॉल्ड रेडियल फ्रैक्चर। ठीक है, रेडियल क्रैक्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। ओके, रेडियल क्रैक्स जो है मतलब अगर इस साइड में जाके एंटर किया है तो पीछे वाले साइड में रेडियल क्रैक्स दिखेंगे। ठीक है, फिर है कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर, सेकेंडरी सर्कुलर क्रैक्स दैट फॉर्म अराउंड दैट इम्पैक्ट कनेक्टिंग द रेडियल फ्रैक्चर्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक फ्रैक्चर्स। मतलब ये तो आपने देख लिया, अब इसी के अराउंड ऐसे 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 करके कंसेंट्रिक फ्रैक्चर बने होंगे। ठीक है, तो वो है सेकेंडरी फ्रैक्चर्स। कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म ऑन द सेम साइड। तो अब रेडियल फ्रैक्चर तो पीछे वाले साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रिक है वो उसी साइड पे जहां पे बुलेट मार्क्स है। द थ्री आर रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, examination of the microscopic stress ridges, Wallner lines on the cross-sectional edges of the fractured glass piece reveals the direction of impact. मतलब radial cracks form right angles on the reverse side of the applied force. सीधी बात है कि आपने यहाँ से बुलेट अगर मारा भी है तो पीछे वाले साइड, उसके रिवर्स साइड, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री पे रेडियल क्रैक्स बनेंगे। दैट्स ऑल। Sequencing multiple fractures. When multiple objects hit impact glass, the order can be determined because new radial cracks cannot cross pre-existing cracks. ठीक है, ओके, ये भी एक जानने वाली चीज है। अगर मान लो इतना बड़ा सा ग्लास फ्रेम है, पहले यहाँ पे बुलेट लगा, ठीक है, तो चलो यहाँ से यहाँ ये देखो ऐसे 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 चला गया। अब सेकंड टाइम यहाँ बुलेट लगा तो पीछे से अगेन क्रैक्स गए, लेकिन वो इसको क्रॉस नहीं करेगा। ओके, इस क्रैक को वो क्रॉस नहीं करेगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पहले लगा था एंड ये वाला बाद में बुलेट लगा है। इसको कहते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर असेसिंग। अब फायर बर्न पैटर्न। फायर बर्न पैटर्न क्या होता है? मैंने पिक्चर लगाई थी, आई थिंक सेव नहीं हुआ है बिकॉज मैंने उसकी ग्लास रेडियल फ्रैक्चर की पिक्चर लगाई थी।
ऑलराइट, देखते हैं। फायर बर्न पैटर्न मतलब फायर ट्रैवल अलोंग द प्रिडिक्टेबल पाथ इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, थर्मोडायनेमिक्स, वेंटिलेशन एंड अवेलेबल फ्यूल लोड। तो मतलब कि फायर ना डिपेंड करता है कि किस कैसे पाथ पे जाएगा, पर वो पाथ भी प्रिडिक्टेबल है, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गया। अगर किसी ने अपने फ्यूल से कोई पाथ बनाया तो वो फ्यूल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो इससे हमें बर्न पैटर्न से पता चल जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ है एंड किस चीज से हुआ है। तो पहला बहुत मोस्ट कॉमन फायर बर्न पैटर्न है बी पैटर्न, बिकॉज फायर नेचुरली बर्न्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। अगर आप मान लो नीचे आग जली है तो वो ऊपर जाएगी और बाहर जाएगी, मतलब वेंटिलेशन ढूंढेगी, जहां एयर है वहां वहां जाएगी। इट ऑफन लीव्स अ चार्ड वी शेप ऑन द वर्टिकल वॉल्स। अगर वॉल्स के साइड में कहीं पे आग लगी है तो वो तो ऊपर ऊपर जाएगी, लेकिन एक वी शेप ऐसा स्पॉट बन जाएगा वॉल्स पे, ठीक है, वॉल्स पे कह रही हूँ। फिर है पोर पैटर्न, irregularly shaped burn marks और severe charring on the floor। फ्लोर पे रहता है वो मार्क्स, ठीक है, जहां से भी जला है। तो इसका मतलब ये होता है कि या तो किसी ने गैसोलीन, एक्सलरेंट, कुछ ऐसा फ्यूल डाला है तभी वहां पे आग जली है। देन देर इज एलिगेटरिंग, द चेक्ड ब्लिस्टर्ड पैटर्न लेफ्ट ऑन द चार्ड वुड। मतलब फास्ट बर्निंग हाई इंटेंसिटी फायर जो होती है, जो फ्यूल से ही की होती है, वो ना ऐसे स्मॉल शाइनी ब्लिस्टर्स बना देते हैं वुड वगैरह पे। ये कैसे बताऊं, मतलब वुड्स पे ना ऐसे छोटे छोटे से ऐसे शाइनी शाइनी से चीजें बन जाती है, छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स टाइप के दिखते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि एलिगेटरिंग। Then there is line of demarcation, the distinct boundary line between heavily charred areas of and undamaged area, ठीक है। एकदम वॉल्स तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पैटर्न्स बने, चार हो गया, ब्लैक हो गया, और कुछ वॉल्स ऐसे होते हैं and उसी टाइम उसी वॉल में ऐसे भी जगह होते हैं जिसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो वो पता चलता है कि कितनी स्मोक की लेयर या कितनी हाइट थी उस स्मोक की। अब देखो ये है आपका वी पैटर्न। ओके, ये आपका वी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। फिर यहाँ पे ये है सिंपल किस तरह से चारिंग हो रखी है वॉल्स पे। एंड देन लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब इतना पूरा डैमेज है, इतना में अनडैमेज है। अब है टायर एंड स्किड मार्क पैटर्न। अब टायर मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो टायर मार्क्स होता है वो क्रूशियल मैकेनिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं कि व्हीकल की स्पीड कितनी थी, व्हीकल का डायरेक्शन क्या था, व्हीकल का ब्रेक किस डायरेक्शन पे लग रहा था। तो हम एक्सीडेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या था जिससे ये सारी प्रॉब्लम आई थी। अब है स्किड मार्क्स। तो skid marks में बात करें तो created when a vehicle breaks, skid marks are created when a vehicle's brake lock, causing the non-rotating tire to slide across the road surface. The resulting friction melts the tire rubber, leaving a dark straight track। मतलब ये है कि जब आप बहुत ही स्पीड में जा रहे हो तो और आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, नहीं नहीं, जब व्हीकल का ब्रेक आप लगाते हो और उससे क्या होता है कि आपके टायर एकदम से रोटेट होते होते स्टॉप पे आते हैं, तो वो टायर मेल्ट होता है और एक स्किड मार्क जैसा दिखता है, एक टायर का ट्रैक जैसा दिखता है। तो हम वो लेंथ अगर हम मार्क का ट्रैक करें तो हमें पता चल सकता है कि व्हीकल की मिनिमम स्पीड क्या थी ब्रेक लगाने से पहले। वो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने तो ब्रेक लगाया था फिर भी डेथ हो गई या आगे सामने हिरण आ गया या जो भी आ गया, तो वो स्किड मार्क से पता लगा सकते हैं। फिर आता है यॉ मार्क्स। ये यॉ मार्क्स फॉर्म होता है जब व्हीकल ना बहुत ही ज्यादा फास्ट जाता है किसी कर्व पे, एंड वो कर्व पे इतना फास्ट जाते जाते ब्रेक वेक कुछ नहीं लगाता पर स्लाइड हो जाता है। तो रोटेट करते करते जो स्लाइड होता है उसको कहते हैं हम यॉ मार्क्स। एंड स्टैटिक टायर प्रिंट्स तो आपने देखी है, ये सामने लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि सॉफ्ट सरफेस मड वगैरह पे, स्नो पे, जब आपकी कार या बाइक चलती है, बाइक कार ट्रक जो भी चलती है स्पेसिफिक व्हीकल, तो उसके टायर मार्क्स दिखते हैं। ये देखो आपके, एक है यॉ मार्क्स एंड एक है स्किड मार्क्स, ठीक है। यॉ मार्क्स में आपका कर्वेचर है एंड स्किड मार्क्स में आपका रबर मेल्ट होने से जो टायर मार्क पड़ते हैं वही है। फिर है राइटिंग अ रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। A reconstruction report is highly structured, objective, technical document that translates complex scientific data and mathematical calculations into a clear narrative for judges, attorneys and juries। ठीक है, अब बताओ हम रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट क्यों बनाते हैं। हम रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसमें सीधे
सरल शब्दों में ये बता सके जजेस को कि हमारी फाइंडिंग्स क्या थी, हमारी कैलकुलेशन क्या थी, हमारी हाइपोथेसिस क्या थी, हमारी थ्योरी क्या है, एंड वो जजेस, अटॉर्नीज, लॉयर, प्रोसिक्यूशन ये सब लोग समझ सके कि एक्चुअल में केस में हुआ क्या है। तो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोफेशनल रिपोर्ट, एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडर, इट कंटेन्स अ यूनिक केस फाइल नंबर, ये आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, ओके। इस पे एज सच क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस ये आते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, चलो रिपोर्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल रिपोर्ट, रिपोर्ट में आप क्या क्या लिख सकते हो, ऐसे। बट इतना डिटेल में नहीं आता, बट यू शुड नो कि एक हेडर होता है जिसमें हम सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, सीन की लोकेशन, डेट, टाइम, जो ओवरव्यू होता है वो सब लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? क्लियर स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या हुआ था, क्या इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस है, क्या हमें डिटरमाइन करना है, क्या मतलब गन फायर पोजीशंस वगैरह जो हमें एड्रेस करना है कि एक्चुअली एक गन फायर हुआ था जिसकी वजह से ये पर्सन यहाँ था और इस पर्सन की डेथ हो गई है, ये पर्सन इंजर हो गया। देन है एविडेंशियरी इन्वेंट्री, एविडेंशियरी इन्वेंट्री में आएगा कि जितने भी एविडेंस हमने रिव्यू किए हैं, क्राइम सीन फोटोज, डिजिटल स्कैन, सब कुछ, चेन ऑफ कस्टडी वाला पूरा पोर्शन इसमें आ जाएगा। इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या थे वो भी हम इसमें नोट करके शो करेंगे। एंड देन एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन, कि हमारी क्या क्या एनालिसिस है, क्या पैटर्न है, क्या एंगल है, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सब कुछ। एंड इन सब के लिए शायद जरूरत पड़े तो विटनेस एक्सपर्ट विटनेस भी बुलाया जाता है। जैसे मान लो फुल्ली फिजिकल डेटा आप लोग, फिजिकल नहीं, फिजिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह किया है या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस किए, तो टॉक्सिकोलॉजी या बैलिस्टिक्स में से एक पर्सन को बुलाया जा सकता है फॉर एक्सप्लेनेशन। फिर है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये चेन ऑफ कस्टडी वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें कंक्लूजन एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस, डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाट द फिजिकल एविडेंस प्रूव्स और डिसप्रूव्स, फ्रेम विद कॉग्निटिव साइंटिफिक सर्टेनिटी। फिर हम ये अपेंडिसेस एंड रेफरेंसेस भी देते हैं, जैसे कि हमने क्या क्या 3D लेजर स्कैनर प्रिंट आउट यूज किए हैं, ये कभी कभी होता है बट यस। फिर है लीगल कोड्स एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इंडिया, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल रिपोर्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये हेडिंग थोड़ी अलग है। In India, crime scene management and forensic evidence collection are governed by interconnected substantive procedural and evidentiary codes. In mid-2024, the colonial era criminal statutes were updated with modernized legal frameworks. मतलब जो हमारा पहले आईपीसी, सीआरपीसी था वो अब दूसरा बन गया, वो बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए बन चुका है। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क था इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860 जो अब है भारतीय न्याय संहिता संहिता 2023 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ये हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? सब्सटेंशिव क्राइम, उसकी डेफिनेशन, उसकी पेनल्टीज के लिए। देन वी हैव कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस बीएनएस। इसमें प्रोसीजरल रूल्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को लेके, अरेस्ट को लेके, ट्रायल को लेके। देन है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आईईए, दैट बिकम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दैट सेज rules governing the admissibility of evidence in court, ठीक है, rules governing the admissibility of evidence in court। सब्सटेंशिव फ्रेमवर्क आईपीसी 1860 वर्सेस बीएनएस, ठीक है। सब्सटेंशिव फ्रेमवर्क में देखें तो सब्सटेंसिव फ्रेमवर्क में देखें आईपीसी में तो इट डिफाइंस क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है, जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं या उसके पनिशमेंट्स होते हैं वो फॉरेंसिक एविडेंस केयरफुली मैनेज होना चाहिए एंड सेटिस्फाई करना चाहिए स्पेसिफिक लीगल डेफिनेशंस ऑफ दिस क्राइम, जैसे कि मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड, नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस, डाउरी डेथ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन सब के लिए एक पनिशमेंट, एक पनिशमेंट वगैरह कुछ तो होगा ना, तो वो इन सब बीएनएस के अंडर आता है। जैसे मर्डर का सेक्शन है 300 आईपीसी, अब क्या सेक्शन है 101 बीएनएस। इस पेज को, ठीक है, इस स्लाइड को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लेना अपने पास, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 5 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं।
मर्डर का इट वाज 300 आईपीसी, नाउ इट इज 101 बीएनएस, ओके, एंड प्रिस्क्राइब्ड अंडर 302 आईपीसी, जो है अब 103 बीएनएस। अब 101 एंड 103 ही याद रखो, बिकॉज जो लोग अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं फॉरेंसिक में, उनके लिए आईपीसी सीआरपीसी स्टिल वर्किंग और उनको बीएनएस में इशू आ रहा है। बट आप सिंस जब शुरू करोगे फॉरेंसिक, इट्स बेटर आप स्टडी करो अपना 101 सॉरी बीएनएस एंड बीएनएसएस वाले ही स्टडी करो। तो मर्डर का है 101 बीएनएस एंड 103 बीएनएस। क्राइम सीन प्रोसेसिंग must establish physical proof of intent, the mechanism of death and connect the weapon of the suspect. कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन क्या है? 100 बीएनएस, ठीक है। मर्डर का तो चलो ठीक है 101 है, कल्पेबल होमिसाइड का है 100 बीएनएस एंड इसकी जो पनिशमेंट है वो आती है 105 बीएनएस, ठीक है। डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या है? 106 बीएनएस, डेथ बाय नेग्लिजेंस 106 बीएनएस एंड डाउरी डेथ जो है वो है 80 बीएनएस। देन आता है यस, डाउरी डेथ 80 बीएनएस के अंदर ये बोला जाता है कि अगर 7 इयर्स के अंदर 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 कोई अब नॉर्मल सर्कमस्टांस से डेथ होती है, दैट मीन्स इट कम्स अंडर डाउरी डेथ। देन देयर इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आता है 61 बीएनएस में। अब है सीआरपीसी जो अब बन गया है बीएनडबलएस, ठीक है। तो पहली बात तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर आती है 173 बीएनडबलएस, 173 बीएनडबलएस पे क्वेश्चन आया था। तो ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें ये कोड फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑप्शंस एंड मैंडेट्स द क्रॉस जुरिडिक्शनल जीरो एफआईआर प्रोटोकॉल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन है वो आती है 175 बीएनएसएस में, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लीगल पावर मिलता है टू सिक्योर एंड मैनेज द क्राइम सीन विदाउट वेटिंग फॉर अ जुडिशियल वारंट। अब मैंडेटरी फॉरेंसिक डिप्लॉयमेंट, अगर मैंडेटरी फॉरेंसिक डिप्लॉयमेंट की बात करें जिसमें जो आता है 176 बीएनएसएस में, उसमें ये है कि ऑफेंसिबल जो भी ऑफेंस पनिशेबल है बाय 7 years और मोर देन इम्प्रिजनमेंट, एक फॉरेंसिक टीम मस्ट विजिट करनी चाहिए ताकि एविडेंस वगैरह कलेक्ट हो सके और प्रॉपरली क्राइम सीन मैनेज हो सके। देन इंक्वेस्ट प्रोसीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्वेस्ट प्रोसीजर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आता है 194 बीएनएसएस, ठीक है, इंक्वेस्ट प्रोसीजर्स फॉर अननेचुरल डेथ, ये आता है 194 बीएनएसएस। अब आईईए 1872 टू वर्सेस बीएसए 2023, तो जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट केस, इसमें फिजिकल एविडेंस का, ये एक्चुअली फिजिकल एविडेंस के ऊपर है, तो फिजिकल एविडेंस का जाएगा सेक्शन 4 बीएसए, जिसमें कोई भी फिजिकल एविडेंस या स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट्स जो है वो एकदम से जनरेट हुए हैं इन द क्राइम, उसको हम कंसीडर करते हैं रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए, और वो अंडर आते हैं सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। देन है एक्सक्लूजन ऑफ पुलिस कन्फेशंस, अगर हमें पुलिस कन्फेशंस को एक्सक्लूड करना है या कुछ, तो वो आता है सेक्शन 23 बीएसए। जो भी स्टेटमेंट या कन्फेशंस पुलिस ने बनाई है क्राइम सीन पे, वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में, ओके। देन डिस्कवर्ड फैक्ट्स की एडमिसिबिलिटी, तो डिस्कवर्ड फैक्ट्स की एडमिसिबिलिटी आती है सेक्शन 23 क्लॉज 2 ऑफ बीएसए, दैट इज अ वाइटल एक्सेप्शन टू द कन्फेशन रूल if a suspect provides information that leads directly to the discovery of a hidden object, जैसे कि buried weapon या कुछ, the physical discovery and that specific part of the statement are admissible. Expert testimony आता है section 39 BSA, it is the most important and every time every year this question will be there. पहले section 45 था, अब section 14 39 है, not 49, section 39 BSA. Then there is डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबिलिटी, ये आता है सेक्शन 2 एंड 57 टू 63 ऑफ द बीएसए। बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं ना, इसीलिए सेक्शंस 2 अंडर द सेक्शन 2 एंड 57 टू 63 ऑफ द बीएसए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड दिस वाज, आई वोंट से दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, बट यस, जब सिर्फ बीएनएसएस की बात आएगी तो एक अलग से ही वीडियो बनेगा। एंड क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन तो आपने अच्छे से कर लिया है, इतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर सीयूईटी पर्सपेक्टिव। ओके, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल, बाय बाय।